यूपी में पहले चरण के चुनाव में प्रचार के लिए महज 2 दिन ही रह गए हैं, लिहाजा आज से चुनावी गर्मी और तेज होने वाली है। चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद आज प्रधानमंत्री पहली बार जनसभा करेंगे। पीएम की सभा बिजनौर में है। सीएम योगी भी बिजनौर, मुजफ्फरनगर और मेरठ में धुआंधार रैली करने वाले हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी बरेली में रैली करेंगी, जबकि अखिलेश सहारनपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इससे पहले कल प्रधानमंत्री ने वर्चुअल रैली के जरिए एसपी सुप्रीमो पर सीधा हमला बोला। इन लोगों को अब सपने में भगवान कृष्ण की याद आने लगी। पश्चिम में भारतीय जनता पार्टी का सूरज हमेशा के लिए डूब जाएगा। मैंने पिछले आंकड़े को देख के कहा था कि 80-20 का होगा, मैं कहता हूँ 90-10 की तरफ जा रहा है। जाटलैंड यानी पश्चिम उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार में अब महज 2 दिन बाकी रह गए हैं और राजनीतिक जुबानी जंग चरम पर पहुंच गई है। आज आगरा, मथुरा और बुलंदशहर के वोटरों को कल पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया, तो अखिलेश के सपने पर तीखा कटाक्ष किया। भूला नहीं है, आज बीजेपी को अपार समर्थन देख इन लोगों को अब सपने में भगवान कृष्ण की याद आने लगी है। और मैंने पहले भी कहा था, जो सोते रहते हैं वो सपने देखते हैं, जो जागते हैं वो संकल्प लेते हैं। पीएम मोदी का निशाना समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव के इस बयान की तरफ था। रात में हमारे सपने में आए थे भगवान कृष्ण जी, कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है, और एक बार नहीं आए, हर दिन आते हैं। हर दिन, कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन भगवान हमारे सपनों में ना आकर के कहते हो कि आपकी सरकार बनने जा रही है। जाहिर है अखिलेश के सपनों पर अभी और हमले होंगे। 5 राज्यों के चुनाव में पीएम मोदी अब तक वर्चुअल रैली कर रहे थे। चुनाव आयोग की तरफ से रोड शो से रोक हटाने के बाद आज वो बिजनौर में रैली करेंगे। पीएम की सभा बिजनौर के वर्धमान कॉलेज मैदान में होगी। यूपी चुनाव के ऐलान के बाद से ये पीएम मोदी की पहली रैली है। कोविड की वजह से चुनाव आयोग ने रैलियों और रोड शो पर रोक लगाई थी। कोविड प्रोटोकॉल की वजह से रैली में सिर्फ 1000 लोगों के शामिल होने की अनुमति है, लिहाजा बीजेपी ने रैली के वर्चुअल प्रसारण का भी इंतजाम किया है। वर्चुअल प्रसारण के जरिए पीएम मोदी बिजनौर, मुरादाबाद और अमरोहा के 18 विधानसभा सीटों को कवर करेंगे। जो पहले सरकार में थे, उन्हें ना तो आप लोगों की आस्था से मतलब रहा है और आप लोगों की जरूरतों से कोई लेना देना। उनका सिर्फ एक ही एजेंडा रहा है, यूपी को लूटो। बीजेपी अपने प्रचार अभियान में अखिलेश को लगातार निशाना बना रही है। कल अलीगढ़ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने फिर से कब्रिस्तान का मुद्दा उठाते हुए अखिलेश पर नए सिरे से हमला बोला। क्या काम किया था उन्होंने? कब्रिस्तान की बाउंड्री, भाइयों बहनों, ये कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाने वाले लोग, आज उनको बोलने की आवश्यकता है, कब्रिस्तान से ही वोट भी ले लीजिए। उधर गृह मंत्री अमित शाह कल अमरोहा में थे। उन्होंने कोरोना वैक्सीन के विरोध का मुद्दा उठाते हुए एसपी सुप्रीमो को निशाने पर लिया। ये अखिलेश कहते थे ये तो मोदी टीका है, मैं नहीं लगाऊंगा, आप भी मत लगाइए। मित्रों, 1 महीने तक तो बोलते रहे, बाद में डर के मारे दुमक कर टीका लगा दिया उन्होंने। यूपी में पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को है। जाहिर है अब प्रचार के लिए बचे हुए 2 दिनों में और आक्रामकता देखने को मिलेगी। बिजनौर से संजीव शर्मा, अलीगढ़ से अकरम खान और अमरोहा से बीएस आर्या के साथ आज तक ब्यूरो। श्रेया चैटर्जी मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े। श्रेया, देखिए आज रैलियों का रेला लगने वाला है, कहां कहां किसकी रैली है, सबकी नजर उस पर बनी रहेगी, लेकिन इसके साथ ही नजर रहेगी उन तीखे बयानों पर जो आज आने वाले हैं।
देखिए, आज प्रधानमंत्री की जो पहली हाइब्रिड रैली है, जहां पे वो फिजिकली प्रेजेंट रहेंगे, वो बिजनौर में है। बिजनौर में होते वो 3 जगह कवर करेंगे, अमरोहा, मुरादाबाद और बिजनौर। और क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल्स में कल चेंजेस इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी दिए गए हैं और जो रेगुलेशंस थे उसमें सीटिंग कैपेसिटी की भी इंक्रीजिंग की गई है, इसके मद्देनजर रखते हुए हम देख रहे हैं कि ये एक पहली हाइब्रिड रैली होगी जहां पे प्रधानमंत्री फिजिकली बिजनौर में प्रेजेंट रहेंगे। बर्धमान कॉलेज ग्राउंड में ये रैली होगी। करीबन 11:30 बजे का टाइम है जब प्रधानमंत्री आएंगे और लोगों के सामने अपनी बातचीत करेंगे। और इसके अलावा जो दूसरी पार्टीज है उनमें से हम देख रहे हैं कि सहारनपुर में भी आज समाजवादी पार्टी का एक इवेंट है जहां पे अखिलेश यादव भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो आज कहीं ना कहीं जो दिन है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि और 2 दिन रह गए हैं। 10 तारीख को पहला जो फेज है उसमें चुनाव होने वाला है। 11:30 बजे प्रधानमंत्री वर्धमान रैली ग्राउंड पहुंचेंगे बिजनौर में सभा के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया श्रेया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो आज रैलियों का दिन है और यूपी चुनाव में 2 जोड़ियों की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी दोनों नेता बीजेपी के निशाने पर हैं, लेकिन अपने ऊपर हमले पर तीखा पलटवार भी कर रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए कैसे। यूपी का चुनाव अगर सीएम योगी के लिए इम्तिहान है तो इस जोड़ी की सियासी साख भी दांव पर है। लखनऊ की सत्ता से बीजेपी को बेदखल करने के लिए एक साथ आए अखिलेश और जयंत चौधरी के लिए पहले दौर का मतदान किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं, क्योंकि जिस इलाके में पहले दौर का मतदान है वहां जाटों और किसानों का वर्चस्व है और इसे अपने पाले में करने के लिए दोनों नेता पूरी ताकत झोंक चुके हैं। यहाँ प्रोसेसिंग प्लांट के लिए जो प्रोसेसिंग होती है, चाहे कुछ भी प्रोसेसिंग बनती है, चिप्स बनाना हो और चीजें बनानी हो, पाउडर बनाना हो, उसके लिए अगर कोई कारखाना लगाने आएगा तो हमें अगर 100 करोड़ 200 करोड़ की भी सब्सिडी देनी पड़ेगी तो देने का काम करेंगे। और साथ ही साथ वोडका को लेकर भी अगर कोई यहाँ से लेकर के कन्नौज तक कोई कारखाना लगाने आएगा तो उसे भी सब्सिडी चाहे हमें 200 करोड़ देनी पड़े, हम देने का काम करेंगे। अखिलेश जब आलू किसानों के लिए ये ऐलान कर रहे थे तो उन्हें ये भी एहसास था कि कहीं बीजेपी उन पर शराब को बढ़ावा देने का आरोप न लगा दे, क्योंकि बीजेपी के लोग इसका न जाने क्या क्या निकालेंगे मतलब, और मतलब न जाने क्या निकालें कि पहले वोडका का जो मार्केट शेयर था वो 2% है, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है वोडका पीने वालों की भी मार्केट बढ़ गई है। आगरे के बाह विधानसभा में अखिलेश यादव की रैली का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। सभा में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामजी लाल सुमन ने मंच पर जिला अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा पर मजाक में हाथ उठाते नजर आ रहे हैं। वीडियो देखने से लगता है कि अपने भाषण के दौरान सुमन मंच पर मौजूद जिला अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा और अखिलेश यादव की बातचीत से खिन्न थे। आगरा के बाद अखिलेश ने अपने चुनाव क्षेत्र करहल में भी जनसभा को संबोधित किया। सभा के बाद आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में अखिलेश यादव ने योगी सरकार की कानून व्यवस्था पर निशाना साधा। और आखिरकार गुंडे, बदमाश या इस तरह के लोग जो किसी पे भी हमला कर सकते हैं वो अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। तो 4.5 साल आखिरकार सरकार क्या कर रही थी? और ये सरकार दावा करती है कानून व्यवस्था सबसे अच्छी है। तो कानून व्यवस्था अगर सबसे अच्छी है तो कोई राह चलते टोल पे खड़ा है उसको गोली मार रहा है, क्या कानून व्यवस्था है ये सबसे बड़ा लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है। एक तरफ अखिलेश रैलियों में व्यस्त हैं, तो दूसरी तरफ उनकी पत्नी डिंपल यादव मंदिरों के चक्कर लगा रही हैं। शुक्रवार को वो मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी के दरबार में थे, तो कल वृंदावन में बांके बिहारी के दरबार में हाजिरी लगाई। क्या मानना है आने वाले चुनाव में कितनी मजबूती से आपकी पार्टी आ रही है? मैं समझती हूँ राष्ट्रीय जी कह चुके हैं कि 400 सीटें आ रही हैं, तो बहुत मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी और गठबंधन सरकार बनाने जा रहे हैं। उधर राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी मुजफ्फरनगर में किसानों के बीच थे। यहां उन्होंने किसानों की राजधानी कहलाने वाली सिसौली पहुंचकर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत से आशीर्वाद लिया और 1987 से जारी हवन में आहुति दी। प्यार के संबंध है, मैंने मीठा गुड़ खाया, उड़द की दाल खाई और आशीर्वाद लिया। क्या नरेश टिकैत जी ने गठबंधन को समर्थन दिया?
उनका आशीर्वाद है। और ये चुनाव भी किसानों के लिए है, किसान की राजनीति को तय करने वाला ये चुनाव है। मुजफ्फरनगर की रैली में अखिलेश ने एक बार फिर योगी के गर्मी वाले बयान पर पलटवार किया। मुजफ्फरनगर और कैराने से तो उम्मीद करनी नहीं चाहिए कुछ ना जी ना, वो आप तो 20% में हो, आपको तो कह दिया कि ज्यादा गर्म हो रहे, गर्मी निकालो। कुछ नहीं था वहाँ रैली में, कुछ नहीं था बदले में। अगर आप गर्म नहीं होते, अगर आप गर्म नहीं होते तो देश आजाद नहीं होने वाला था। हम तो गर्म थे। कौन होगा गरम और कौन होगा नरम, इसका फैसला तो जनता 10 फरवरी को करेगी और नतीजे 10 मार्च को आएंगे। मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी के साथ संतोष कुमार शर्मा, करहल आज तक। बात अब पंजाब की करेंगे। आखिरकार पंजाब में कांग्रेस ने अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का चेहरा सबके सामने पेश कर दिया है। कल लुधियाना में राहुल गांधी ने बकायदा अपनी वर्चुअल रैली में चरणजीत सिंह चन्नी के नाम का ऐलान कर दिया। पंजाब के चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट चरणजीत सिंह चन्नी जी। लुधियाना की रैली के मंच से जैसे ही राहुल गांधी ने पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी के नाम का मुख्यमंत्री उम्मीदवार के तौर पर ऐलान किया, महीनों से चल रहे सस्पेंस पर फुल स्टॉप लग गया। मंच पर राहुल और चन्नी के अलावा नवजोत सिंह सिद्धू भी मौजूद थे, जिन्होंने राहुल के ऐलान करने के बाद उनका और चन्नी का हाथ पकड़कर ऊपर उठाकर ये जताया कि पंजाब कांग्रेस में ऑल इज वेल है। कहा जा रहा है एक बहुत लंबी मुलाकात जो है नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी के साथ उन्होंने की, बहुत लंबी चौड़ी बातचीत की और उसके बाद गाड़ी में सुनील जाखड़ आगे जो है गाड़ी चला रहे थे, साथ में राहुल गांधी बैठे थे और पीछे चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिद्धू थे। और फाइनली उन्होंने यहाँ पर लुधियाना की वर्चुअल रैली में फैसला सुना दिया है कि चरणजीत सिंह चन्नी जो है वो कांग्रेस पार्टी के चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट होंगे। पंजाब में कांग्रेस का सीएम चेहरा कंफर्म होने का संतोष चन्नी के चेहरे पर साफ दिख रहा था। राहुल का आभार जताया, पंजाब की बेहतरी का वादा किया और ईश्वर को धन्यवाद कहा। आपका नाम अनाउंस कर दिया, क्या कहना आपको? मैं कह रहा हूँ कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। संतन के कारज आप खलोया, हर काम करावन आया राम। ये पगड़ी मेरे सर पे नहीं रखी गई, ये पंजाब के गरीब मिडिल क्लास फैमिली, किसान, दुकानदार, छोटे व्यापारी, ये सब लोगों पे ये पंजाब के सिर की पगड़ी है, इसको पंजाब के लोग संभालेंगे। चरणजीत सिंह चन्नी के कांग्रेस मुख्यमंत्री का चेहरा बनने के साथ ही वहां मौजूद उनके समर्थकों में भी उत्साह की लहर दौड़ गई। हालांकि सिद्धू भी मंच पर मौजूद थे और अब तक ये भी अटकलें लगाई जा रही थी कि सिद्धू को अपने नाम की उम्मीद थी, लेकिन चन्नी ने आज तक से कहा कि वो और सिद्धू मिलकर पंजाब को आगे लेकर जाएंगे। नवजोत सिंह सिद्धू के लिए क्या कहेंगे? नवजोत सिंह सिद्धू मेरे बड़े भाई हैं, हम दोनों रलकर और साथ में जाकर दुर्गा पेश हो गई और हम सब रलकर पंजाब को आगे लेकर जाएंगे। राहुल गांधी ने लुधियाना की वर्चुअल रैली के मंच से ये भी साफ किया कि पंजाब को आगे वही ले जा सकता है जिसने गरीबी को देखा है, बदहाली को जिया है और उससे लड़कर आगे निकलने का मादा दिखाया है। चन्नी के नाम पर कहा कि उनके दिल और खून में पंजाब की बेहतरी बहती है। अब पूरा होगा पंजाब को बदलने का विजन। अब ये सब पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी एक साथ मिलकर जो हमारा विजन है, पंजाब को बदलने का विजन, उस विजन को पूरा करेगी। नरम पड़ चुके सिद्धू ने भी सभा के मंच पर पंजाब के रण में अपना प्रण दोहराया। शायद कांग्रेस में कभी कभी मेरे खिलाफ आवाज उठती है, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू की किसी वर्कर के खिलाफ भी आज तक आवाज नहीं उठी। लड़ाई अपनों से नहीं है, लड़ाई पराओं से। इश्क जिनको है वतन से, इश्क जिनको है वतन से, खुद ही को मिटाते रहेंगे।
शम्मा महफिल में जलती रहेगी, सिद्धू जैसे परवाने और भी आते रहेंगे। फिलहाल तो पंजाब में कांग्रेस के लिए तस्वीर अच्छी दिख रही है, लेकिन कई बार जो दिखता है वो होता नहीं है। लुधियाना से सुप्रिया भारद्वाज और कमलजीत सिंह संधू के साथ आज तक ब्यूरो। सत्येंद्र चौहान मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, देखिए यहाँ पर चरणजीत सिंह चन्नी के साथ मंच पर तो जरूर नजर आए सिद्धू, लेकिन ये इनके कैरेक्टर और किरदार से मैच नहीं खाता है। क्या वाकई सिद्धू मान गए हैं या फिर अभी ये एक फेस सेविंग एक्सरसाइज है, आने वाले वक्त में अपने ही पूरे रंग में दिखाई देंगे सिद्धू? देखिए नेहा, आपको चीजें समझनी होंगी। दरअसल सिद्धू एक तरीके से मजबूर हो गए हैं और उनके पास फिलहाल विकल्प कोई नहीं बचा है। एक तरफ अमृतसर में उनका कड़ा मुकाबला बिक्रमजीत सिंह मजीठिया के साथ है, तो दूसरी तरफ अब सिचुएशन ऐसी हो गई है कि आगे कुआं पीछे खाई है। यानी कि नवजोत सिंह सिद्धू ना तो अपना नामांकन वापस खींच सकते हैं और ना ही किसी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। और शायद ये कांग्रेस पार्टी की एक रणनीति थी कि चरणजीत सिंह चन्नी को चेहरा जब घोषित करेंगे तब नवजोत सिंह सिद्धू के पास किसी तरह का कोई विकल्प नहीं बचेगा। इसीलिए 6 तारीख का दिन रखा गया, क्योंकि 4 तारीख आखिरी दिन थी जिस दिन नामांकन वापस लिया जा सकता था। और कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी में अब इस तरीके से इसको प्रचारित किया जा रहा है, चेहरा घोषित किया है कि जैसे चुनाव जीत लिया हो। और रही नवजोत सिंह सिद्धू की बात, नवजोत सिंह सिद्धू खामोश जरूर है, मंच जरूर उन्होंने साझा किया है, लेकिन आप थोड़ा सा पीछे उनके इतिहास में जाएंगे तो इसी तरीके से उन्होंने चंडीगढ़ में अजय माकन और बड़े नेताओं के सामने मंच साझा किया था जब उनको पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद उन्होंने पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा सौंप दिया था। तो नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में कुछ भी प्रिडिक्ट करना, कुछ भी पहले से कहना कहीं ना कहीं नासमझी होगी। और जिस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू रिएक्ट करते हैं उनके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। वो किसी भी मौके पर कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो माहौल बन रहा है उसको देखकर ये कहा जा सकता है कि नवजोत सिंह सिद्धू के पास अब विकल्प नहीं बचा है। अगर वो चुनाव भी छोड़ते हैं तो उनको ये कहा जाएगा कि वो बिक्रम मजीठिया से डर गए, क्योंकि बिक्रमजीत मजीठिया को नवजोत सिंह सिद्धू ने चैलेंज देके अमृतसर ईस्ट विधानसभा में बुलाया है। बिल्कुल, आगे कुआं पीछे खाए यही कहा जा सकता है फिलहाल तो। लेकिन आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कोरोना के सिमटते ही कैसे दिल्ली में आज से रौनक बढ़ने वाली है, क्योंकि स्कूल में घंटियां बजने लगी हैं, कॉलेजेस और कोचिंग संस्थानों में छात्रों की भीड़ जुटने लगी है। दिल्ली और एनसीआर में आज से 9वीं और 12वीं तक के स्कूल खोल दिए गए हैं, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। नोएडा और गाजियाबाद में 10 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग है, इसीलिए यहां के ज्यादातर स्कूल कॉलेज उसके बाद ही खुलने के आसार हैं। आज से जिम और स्विमिंग पूल्स भी खोल दिए गए हैं। दफ्तर भी 100% क्षमता के साथ काम करने लगेंगे। आप बच्चों से बातचीत कर रहे हैं, जाहिर है उनमें उत्साह बहुत होगा, लेकिन किन बातों का ध्यान रखा गया है, क्योंकि सबसे ज्यादा चिंता पेरेंट्स को ही होती है? सबसे ज़्यादा चिंता होनी भी चाहिए, पेरेंट्स को भी है, टीचर्स को भी है, बच्चों को भी है, सबको कि कोविड के असर में चपेट में ना आए बच्चे। पर पिछली बार जब स्कूल खुले थे तो हमारा एक्सपीरियंस बहुत शानदार था। मतलब मैं मार्केट में, मॉल्स में, ओपन स्पेसेस में जितना लोगों को कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए नहीं देखता हूँ, उतना हमारे बच्चों ने, टीचर्स ने किया था जब स्कूल खुले थे। तो उसको लेके मैं कॉन्फिडेंट था कि अगर हम स्कूल खोलते हैं तो कोविड प्रोटोकॉल का सब पालन करेंगे। साथ ही साथ कितने स्कूली टीचर्स को और साथ ही साथ 15 से 18 साल तक की जो उम्र थी, इन बच्चों को वैक्सीनेशन हो चुका है? स्कूल टीचर में तो हमारा ऑलमोस्ट 99% टीचर्स को वैक्सीनेशन हो चुका है। और बच्चों में, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों में हमारा 95% से ज़्यादा बच्चे वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। प्राइवेट स्कूल्स में अभी चल रहा है, 50% से ज़्यादा बच्चे वैक्सीन लगवा चुके हैं। पर खुशी है कि हमारे बच्चों ने एक और वैक्सीन लगाई थी, हैप्पीनेस की वैक्सीन। ये सब बच्चे जब स्कूल में पढ़ते थे तो जब कोविड के दौरान घर में बैठने को मजबूर हुए या पढ़ाई डिस्टर्ब हुई तो सबने हैप्पीनेस के दौरान इनको मेडिटेशन सिखाया गया था। तो मेडिटेशन ना सिर्फ खुद किया घर पे, बल्कि अपने पेरेंट्स को भी कराया। मैंने बच्चों से पूछा तो अपनी मदर को, अपने फादर को, इस एंग्जाइटी के दौर में बच्चे मेडिटेशन सिखाने वाले बन गए थे। ऑनलाइन के दौर में हर वक्त बच्चों को फोन पे ही पढ़ाई करनी होती है। बूस्टर डोज तब होगा जब पूरी तरह से ऑफलाइन हो जाएंगी क्लासेस? बूस्टर डोज का तो जो भी भारत सरकार के प्रोटोकॉल्स होंगे, उसके गाइडलाइंस होंगे, उसके हिसाब से लगवाएंगे। पर ऑनलाइन पढ़ाई करना टफ तो होता है, नहीं मुश्किल होता है ना, तो मुश्किल होता है बच्चों के लिए भी स्क्रीन पे इतना टाइम बिताना।
अगला फेज क्या है? नर्सरी क्लासेस जो हैं उनकी भी शुरुआत होनी है, 8वीं तक की क्लासेस भी खुलनी है। 14 फरवरी से हम आसपास 14 फरवरी से अपने सारे नर्सरी से 8वीं के क्लासेस खोल देंगे। ये टाइम थोड़ा इसलिए रखा गया कि एक बार 9वीं से 12वीं के स्कूल खोल लें और थोड़ा टीचर्स को भी, प्रिंसिपल को और बाकी सब पूरे स्कूल सिस्टम को एक अभ्यास हो जाए और साथ साथ थोड़ा छोटे बच्चे हैं उनको बुलाने की तैयारी कर सकें। बात अब सुर कोकिला लता मंगेशकर की करेंगे, जो दुनिया को अलविदा कहकर चली गई हैं। मुंबई के शिवाजी मैदान में दीदी को राजकीय सम्मान के साथ विदाई दी गई। लता मंगेशकर पंचतत्व में विलीन हो गई, लेकिन वो अमर है अपनी आवाज में, अपने गानों में, जिसे दुनिया कभी नहीं भुला पाएगी। संगीत से सुर जुदा है, ताल से तराने गायब है, टूट गए हैं वीणा के तार, शांत है स्वरों से निकलने वाली झंकार। चिट्ठी न कोई संदेश, सुर सम्राज्ञी निकली है अपने अंतिम सफर पर, पीछे छोड़ गई हैं आंसुओं का सैलाब। संगीत के सार की अंतिम पंक्ति है ये तस्वीर। अपने आप में ये तस्वीर एक युग समेटे है। मेरा साया कुछ पाकर खोना है। हिंदुस्तान की स्वर कोकिला लता मंगेशकर पंचतत्व में विलीन हो गई। जीवन का मतलब तो लेकिन अमर कर गई है वो आवाज जो हिंदुस्तान को सुर के माला में पिरोती है। इस मोड़ से जाते हैं। लता जी का मुंबई के शिवाजी मैदान में अंतिम संस्कार किया गया। लता जी के भाई ने उन्हें मुखाग्नि दी। पूरे रीति रिवाज और धार्मिक कर्मकांड के साथ दीदी का अंतिम संस्कार हुआ। इस दौरान लता ताई की बहनें उषा, आशा और मीना भी मौजूद थी। पूरे राजकीय सम्मान के साथ लता जी को देश ने आखिरी सलाम किया। तिरंगे में लिपटकर दीदी का पार्थिव शरीर आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लता जी को श्रद्धांजलि देने मुंबई पहुंचे। उन्होंने लता जी के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी, वहीं दीदी को नमन किया। क्या आम क्या खास, लता जी के अंतिम दर्शन के लिए मानो सैलाब उमड़ पड़ा। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, एनसीपी चीफ शरद पवार, पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राज ठाकरे, आदित्य ठाकरे, सुप्रिया सुले, पीयूष गोयल, अजीत पवार समेत कई राजनेता लता जी के अंतिम दर्शन करने पहुंचे। बॉलीवुड की तमाम हस्तियां भी शिवाजी मैदान में दीदी को श्रद्धांजलि देने पहुंची। शाहरुख खान, आमिर खान, जावेद अख्तर, रणबीर कपूर, श्रद्धा कपूर समेत कई कलाकार और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हस्तियां भी उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंची। हर किसी की आंखें नम थी। सुबह करीब 7:15 बजे जो खबर आई वो अपने साथ आंसुओं का सैलाब लेकर आई। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में लता मंगेशकर ने अंतिम सांस ली। दीदी 8 जनवरी को कोरोना होने के बाद अस्पताल में भर्ती हुई थी, जहां उनका इलाज चल रहा था। दोपहर करीब 1:15 बजे लता जी का पार्थिव शरीर उनके घर प्रभु कुंज लाया गया, जहां उनके अंतिम दर्शन के लिए बॉलीवुड से लेकर खेल जगत तक, राजनीति से लेकर आम जन तक के पहुंचने का तांता लग गया। अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, जावेद अख्तर, मधुर भंडारकर, हर कोई दीदी के अंतिम दर्शन करने उनके घर पहुंचा। शाम करीब 4:30 बजे लता जी का पार्थिव शरीर घर से शिवाजी मैदान के लिए रवाना हुआ। सेना के जवान लता जी के पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटकर घर से बाहर लाए। इसके बाद आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और महाराष्ट्र पुलिस के जवानों ने उनकी अर्थी को कंधा दिया। उनका पार्थिव शरीर फूलों से सजे सेना के ट्रक में रखकर शिवाजी पार्क ले जाया गया। अंतिम सफर में लोगों का सैलाब उनके साथ चल रहा था। हर किसी की आंखें नम थी। लता जी के निधन पर 2 दिन का राष्ट्रीय शोक रहेगा। देश भर में झंडा आधा झुका रहेगा। इस सफर में यादों का एक युग था। दर्द में मरहम लगाने वाले सुर थे,
प्यार को गहराई तक ले जाने वाला अपनापन था। कानों से दिलों तक पहुंचने वाली एक आवाज थी। गर्व से सीना चौड़ा कर देने वाली एक हुंकार थी। संगीत के सुरों में पिरोया एक हिंदुस्तान था। आज तक ब्यूरो। देश की सुरीली धड़कन स्वर सामग्री लता मंगेशकर हमारे बीच नहीं रही। कल मुंबई के शिवाजी पार्क में उनका अंतिम संस्कार किया गया। लता जी को श्रद्धांजलि देने के लिए आज सुबह से ही लोग शिवाजी पार्क भी पहुंच रहे हैं। कल मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में लता जी ने अंतिम सांसें ली। उनके अंतिम संस्कार में पीएम मोदी, सीएम उद्धव ठाकरे के साथ राजनीति, खेल, उद्योग और फिल्म जगत की बड़ी और दिग्गज हस्तियां शामिल हुई। आज भी लोगों के आने का सिलसिला जारी है। शिवाजी पार्क जहां पे अंतिम संस्कार लता दी का किया गया, लोगों ने नम आंखों से स्वर कोकिला को विदाई दी। और आज की तस्वीरें शिवाजी पार्क की, जहां पर आज भी लोग पहुंच रहे हैं। सब बहुत नुकसान हो गया उनका। लता दीदी बहुत महान कलाकार थी। आज वो हमारे में नहीं है, मगर उनकी यादें तो हमें हमेशा रहेगी। हमें तो लगता नहीं वो चली गई करके, क्योंकि वो सदैव हमारे मन में क्या वो हमारे बीच में नहीं रही है, फिर भी हमारी उनकी अमर आवाज हमारे साथ गूंजती रहेगी, सालों साल गूंजती रहेगी। लेकिन ये जो हानि है वो भर के निकलने वाली नहीं है। पहले ही वो जाने के पहले ही दिन सरस्वती पूजन था, तो सच में हम लोग ने एक सरस्वती गंवाई है। आज तक HD सबसे तेज, सबसे ज्यादा।